हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सिलेबस के ऊपर बातचीत करेंगे क्लास 12 का। जैसा कि हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि जो न्यू वीडियो होगा आपका सिलेबस पर बेस्ड होगा कि हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे और बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, कितने किस चैप्टर से आ रहे हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, तो सेशन 2022 से 23 के लिए है 10 से 12 तक का। और बैच, ये जो बैच है ना, एकदम इस बैच का हमने नाम दिया है तहलका बैच। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, है ना, ये एड्रेस आप नोट कर सकते हैं। आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में लास्ट में पूरा और डिटेल बता दूंगा, आप अभी ऐसे ही देख लीजिए। और आप, है ना, आप ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डीके शर्मा मैथमेटिक्स। ये मैं लास्ट में सारा चीज डिस्कस करूंगा। चलिए अब अपन बिना नेट किए अपन स्टार्ट करते हैं सिलेबस, कि जो आपका सिलेबस है ना, जिसके अनुसार सवाल पूछे जा रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो क्या है पैटर्न, उसके ऊपर बातचीत करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले बात, बिहार बोर्ड 12th मैथ, है ना, सिलेबस इन हिंदी और न्यू पैटर्न एग्जाम, है ना, तो ये अपन बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला अपन बात करें तो 3 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। यानी 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और मैं बता दूं, टोटल सवालों की संख्या है 100, है ना। टोटल ऑब्जेक्टिव जो सवाल आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 100 आ रहा है मैथमेटिक्स के अंतर्गत, और शॉर्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो 30 आ रहा है, और जो लॉन्ग आ रहा है वो आपका 8 आ रहा है। ठीक है ना। और आपको मैं बता दूं जवाब कितने का देना है दोस्त, तो 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी कि यहां से 50 मार्क्स आपका हो गया, है ना। ओके, फिर आप 30 शॉर्ट में से 15 आपका जवाब देना है आपको, तो ये टोटल, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो यानी 15 दूनी 30 नंबर का हो गया। बहुत अच्छी बात। फिर दीर्घोत्तरीय में 8 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 4 का जवाब देना है, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो गया, और इस तरीके से 20 हो गया। तो यहाँ से 50, 30 और 20 मिलकर के आपका 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपको मैं बता दूं कि कुछ चैप्टर्स के नाम हैं, उन चैप्टर के नाम को भी जान लेते हैं, मतलब फिर पूरा चैप्टर का नाम भी जानेंगे। अभी शॉर्ट वे में आपको बताता हूं। पहला हम लोग देखेंगे संबंध एवं फलन। कुल 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इससे दीर्घ उत्तरीय न के बराबर पूछा जाता है, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न 3 आता है ना, और 6 नंबर का ये हो गया। बीज गणित में बहुत सारा चैप्टर आते हैं, मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो उसमें 13 नंबर के सवाल आ जा रहे हैं, कुल अंक 13 आ जा रहा है। 4 लघु उत्तरीय और 7 मतलब ऑब्जेक्टिव, इस तरीके का मतलब आ जा रहा है। कलन शास्त्र में 40 से 44 नंबर का सवाल आ जाता है। आप देख सकते हैं, दीर्घ उत्तरीय 2 आ जाता है, लघु उत्तरीय 8 आ जाता है, ऑब्जेक्टिव 20 आ जाता है। ठीक है। सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति में 18 नंबर का सवाल आ जाते हैं। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, और लघु उत्तरीय बात करूँ तो 4 आता है, और ऑब्जेक्टिव बात करूँ तो 7 के करीब आ जाता है। ठीक है। फिर रैखिक प्रोग्रामन में 9 नंबर का सवाल आते हैं, जिसमें एक आपका 5 नंबरिया है और 4 ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है। और इस तरह से आपको मैं बताऊं, प्रायिकता में भी 10 नंबर का सवाल आ जा रहा है, 3 2 और 6 ऑब्जेक्टिव। इस तरीके का आपका 100 नंबर हो जाता है। ठीक है। अब आपको मैं और बताऊं अगर पूरा डिटेल में, है ना, तो आप ये समझिए कि चैप्टर का नाम, जो आपका चैप्टर का नेम है, पूरा डिटेल में अपन समझने जा रहे हैं कि जो चैप्टर का नाम है पूरा डिटेल में क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर है जो हमें एकदम डिटेल में पढ़ना है, और चैप्टर कितने हैं वो समझते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो गणित सिलेबस है ना, टोटल आपका 13 चैप्टर है ना। पहला चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अवयव मैट्रिसेस, सारणिक डिटर्मिनेंट्स, सातत्य और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। 7 चैप्टर का नाम है समाकलन, इंटीग्रल्स। 18 चैप्टर का नाम है समाकलन के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, अवकल समीकरण। उसके बाद इसका नाम है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, सदिश जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोले तो 3D, है ना। अगला चैप्टर आपका रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, और अगला जो लास्ट चैप्टर है वो है प्रायिकता
प्रोबेबिलिटी। यानी टोटल क्लास 12 के अंतर्गत हम लोग को 13 चैप्टरों का अध्ययन करना है, एकदम बेसिक से लेकर के करेंगे एडवांस लेवल तक। तो आपको मैं ये बात और बता दूं कि जो चैप्टर शुरू करेंगे वो आपका होगा चैप्टर नंबर 2, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आपको एकदम बेसिक से सिखाएंगे एडवांस लेवल तक, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम डायरेक्ट चैप्टर पर नहीं जाएंगे, पहले हम लोग बेसिक सारे चीज़ को कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इन्वर्स फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, उसके बाद हम लोग आएंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। उससे भी पहले हम लोग को समझना चाहिए फंक्शन क्या है। तो आइए अपन समझने का प्रयास करते हैं फलन के बारे में, ठीक है ना। तो फलन आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, उसको ढंग से देखिएगा, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। आपका PDF मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सबका इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में दे दूंगा कि PDF आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई फलन क्या है। तो मैं बता दूं फलन क्या है। तो फलन FA से B में एक फलन कहलाता है, या फलन होगा कब, जब A के प्रत्येक अवयव का B में प्रतिबिंब हो। मतलब जो A का जो सेट A है, उस सेट A के सारे एलिमेंट का इमेज B में होना चाहिए। यानी कि सेट A का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, है ना, तथा A के किसी अवयव का B में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं हो। और ये भी ध्यान रखना है कि A का जो सेट A का इमेज है, एक एलिमेंट का इमेज सेट B में दो नहीं मिलना चाहिए। ये बात याद रखना कि A के किसी अवयव का B में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, यानी एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलना चाहिए सेट B में। ये बात ध्यान रखेंगे। यानी आपको मैं और अंदर लेकर के समझाऊं बातों को, तो आपको यूं समझ आप सकते हैं यूं तरीके से भी कि फलन होने का शर्त, कंडीशन फॉर फंक्शन, है ना। मैं बता दूं दोस्त, ये दोनों के लिए बैच है ना। आगे कंडीशन क्या है, तो A के भिन्न भिन्न अवयवों का B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। यानी जो सेट A है उसके अलग अलग अवयवों का प्रतिबिंब सेट B में अलग अलग मिलना चाहिए। यानी एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए सेट B के अंतर्गत। बहुत अच्छी बात। दूसरी बात, A के एक से अधिक अवयवों का B में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ये याद रखना है, एक से, है ना, एक के एक से अधिक अवयवों का B में एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखना है कि A के एक से अधिक अवयव अगर हैं, जैसे मान लीजिए जो भी है, उनका एक को इमेज ही मिलना चाहिए सेट B में। अब B का प्रत्येक अवयव A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, यानी B का जो प्रत्येक अवयव है वो A के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होना चाहिए। ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है फलन होने के लिए, है ना। फलन होने के लिए कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना तो ये जरूरत आएगा, ठीक है ना। आगे B में कुछ ऐसे अवयव हो सकते हैं जो A के किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। देखिए मैंने बोला ना कि B में ऐसा हो सकता है कि कोई इमेज ना बना रहा हो अपना A में, ऐसा हो सकता है, लेकिन A का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। A का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। A के सारे अवयवों का इमेज B में मिलना ही चाहिए, है ना। यानी कि मैं यूं बोल सकता हूं, एक और बात, फलन को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना, F such that A to B। इसका मतलब होगा कि इसका मतलब ये है फंक्शन F is A, है ना, F is a function from A to B। यानी यहाँ पर F एक फलन है, कहाँ से कहाँ में, A से B में एक फलन है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब हम लोग इसमें से डिस्कस करके सीखेंगे कि इसमें से कौन फलन है और इसमें कौन फलन नहीं है ना। इसके ऊपर अपन बातचीत करते हैं कि इसमें से कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। जो मैं डिफिनेशन बताया उसको गौर से सुनिए दोबारा। मैंने बताया कि सेट A का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरा मैंने बताया सेट A का एक एलिमेंट का एक इमेज B में होना चाहिए। B में छूट जाए इससे कोई मतलब नहीं है। ये तीन बात आप याद रखेंगे तो आप कभी भी बता सकते हैं कि ये फंक्शन है कि ये फंक्शन नहीं है। तो आप देखो यार, इधर देखो दोस्तों, तो सेट A, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, बहुत सारा एग्जांपल लिया, आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो बताइए क्या ये फलन है? आप वीडियो को पॉज करके सोचिए, है ना, कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप तुरंत सोचेंगे कि भाई इधर सेट A का एक एलिमेंट छूट गया है। अब जब सेट A का एक एलिमेंट छूट गया है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, भाई फंक्शन नहीं है, फंक्शन
नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट छूट गया है। पहले हम लोग बेसिक चीज कवर कर रहे हैं, फिर एडवांस तक लेके जाएंगे, आपको बेसिक से बेसिक चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दोस्तों आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि 1 2 3 मान लीजिए कोई एलिमेंट है, इसमें अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एलिमेंट जो 3 है इसका डबल इमेज बन रहा है सेट बी में, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, है ना। आप ऐसा सोचिए ना कि एक सवाल का 2 आंसर पॉसिबल है क्या? एक सवाल अगर हम बोले उसका 2 आंसर आ सकता है क्या? नहीं। या आप ऐसा सोचिए कि क्या आप अपने घर में ऐसा स्विच लगाना पसंद करेंगे जिसमें से एक को ऑन कर, मतलब एक को आप ऑन करते हैं तो सब चीज चलना शुरू हो जाए, बल्ब, है ना, फिर आपका पंखा, कूलर, टीवी, ऐसा आप स्विच लगाना पसंद करेंगे क्या? तो आपका जवाब आएगा सर नहीं, क्योंकि बिजली खपत होगा, है ना। तो कुछ यूं ही फंक्शन में है, एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना है दोस्तों। दूसरी बात, ये फंक्शन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, मैं आपको ITF सिखाने के लिए फंक्शन पढ़ा रहा हूँ। मैं जब फंक्शन पढ़ाऊंगा उसको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसको टेंशन नहीं लेने का, उसको भी पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये फंक्शन नहीं है, क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि एक एलिमेंट का 2 इमेज बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, आप इसको क्या बताएंगे फंक्शन? तो आप इसको बोलेंगे सर एक का एलिमेंट एक है, एक का मैपिंग एक के साथ है, इसका मैपिंग एक के साथ है, इसका भी मैपिंग एक के साथ, इसका भी मैपिंग एक के साथ। तो ये फंक्शन है, क्योंकि इधर का छूट जाए इससे कोई मतलब नहीं है, इधर का एक भी नहीं छूटा है, इसीलिए यह फंक्शन है, ठीक है। क्या ये फंक्शन है? देखिए यहाँ पर राजा दशरथ जी हैं, एक राजा दशरथ है, उनकी 3 पत्नियां ABC, क्या ये फंक्शन होगा? अरे तो गजब हुई गवा, एक राजा है 3 को पत्नी, है ना, समझ रहे हैं ना, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी करके थी, है ना। तो 3 पत्नी पॉसिबल है क्या? नहीं है। हाँ, इस टाइम के जमाना में है, अलग बात है, लेकिन फंक्शन में तो ऐसा नहीं है भाई कि एक, है ना, हस्बैंड और 3 वाइफ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फंक्शन में तो ऐसा संभव ही नहीं कि एक एलिमेंट हो उसके 3 वो इमेज हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, गलत है रे बाबा। यानी कि ये फंक्शन हम लोग का नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं? आप उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव की एक वाइफ द्रौपदी, अरे गजब यानी 5 हस्बैंड एक वाइफ, क्या ऐसा फंक्शन है? ये फंक्शन है। तो आप बोलोगे यस सर है, क्यों? क्योंकि देखो अर्जुन का तो इकलौता है ना द्रौपदी, भीम के लिए भी अलग है द्रौपदी, इधर का आप देखो ना अलग अलग का एक ही है, इधर का अलग अलग है, उसका एक के साथ मैपिंग है, कोई बात नहीं, इधर का अलग अलग एक के साथ मैपिंग हो चलेगा, लेकिन इधर का एक उधर के दुदुगो के साथ मैपिंग हो तो नहीं चलेगा। क्योंकि देखो इधर का एक इधर के दुदुगो के साथ मैपिंग है, इधर का एक इधर के दुदुगो के साथ मैपिंग है, नहीं चलेगा। लेकिन इतने सारे के लिए एगो चलेगा, क्योंकि ये तो अलग अलग है ना, देख लो ना, अर्जुन के लिए अलग है द्रौपदी, भीम के लिए अलग है द्रौपदी, है ना। तो यहाँ पर एक का एक ही इमेज मिल रहा है ना, इसीलिए फंक्शन है। तो ये बात याद रखना, फंक्शन, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कब फंक्शन होता है और कब फंक्शन नहीं होता है। अगर आपको और क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप ये एग्जांपल ले लीजिएगा दशरथ का और ये, है ना, पांडवों का, आप फिर समझ जाएंगे, ठीक है। और आप आगे बढ़ते हैं अपन लोग, है ना, और आगे की बातचीत करते हैं। अब आपको थोड़ा सा और समझाते हैं डोमेन एंड रेंज के बारे में, और कोडोमेन में भी आपको मैं समझाता हूँ। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन क्या होता है, किसको बोलते हैं, आपको हर एक चीज बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो डोमेन कैसे बताते हैं, कैसे निकालते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए एक फंक्शन है, सपोज ये एक फंक्शन है, फंक्शन इज फ्रॉम A to B, f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, है ना, f इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, यानी f एक फलन है वो A से B में, ठीक है, ओके। अब इसका इसके साथ मैपिंग, इसका इसके साथ मैपिंग, इसका इसके साथ मैपिंग, इसका इसके साथ मैपिंग, और वो खाली रह गया, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग का। तो मैंने आपको ये बताया कि आप ध्यान से सुनिएगा, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, डोमेन का मतलब इनपुट, और ये रेंज का मतलब होता है आउटपुट। डोमेन मतलब इनपुट मतलब डालना, रेंज मतलब आउटपुट मतलब जो निकल के आता है वो, और कोडोमेन किसको बोलते हैं? जिसके साथ मैप्ड है ना, मतलब जो पूरा का पूरा सेट भी है उसको बोलते हैं कोडोमेन।
क्या कहना चाह रहा हूं देखिए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं डोमेन मतलब इनपुट। तो बताइए मैंने क्या क्या डाला है, तो सेट ए में मैंने डाला है ए बी सी डी, तो हमारे डोमेन के अंतर्गत क्या जाएंगे, ए बी सी डी आ जाएगा। यानी कि जो जो मैंने सेट ए में डाल रखा है वो हमारे डोमेन के अंतर्गत आएंगे। यानी कि डोमेन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी और डी हम लोग का डोमेन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात सर। आगे फिर रेंज नहीं बल्कि कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, तो पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन होता है। पूरा का पूरा सेट बी क्या होता है, कोडोमेन। तो सेट बी में क्या है, सेट बी में है पी क्यू आर एस, ये हम लोग का कोडोमेन होगा। ठीक है। रेंज फिर क्या होता है, तो रेंज हम लोग उसको बोलेंगे जिसके साथ मैप्ड हुआ है ना। यानी कि इनपुट डालने पर जो जो आउटपुट आए हैं, इनपुट डालोगे तो भाई आउटपुट निकल के आएगा ना। तो जो जो आपने इनपुट डाला है उससे संबंधित जो जो आउटपुट आए हैं उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, रेंज। तो बताना मेरे को कि भाई एस आया है क्या, आंसर है नहीं। मैंने कुछ भी डाला, ए डाला, बी डाला, सी डाला, डी डाला, तो कभी एस आया क्या, आंसर नहीं, एस नहीं आया। अब जब अगर एस नहीं आया तो इसका मतलब हुआ कि एस हमारे रेंज में नहीं आएगा। हमारे रेंज में कौन कौन आने वाले हैं, पी क्यू आर, यानी कि हमारा रेंज हो जाएगा दोस्तों पी क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि डोमेन मतलब क्या, इनपुट, रेंज मतलब क्या, आउटपुट, और कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा सेट बी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप अब इसका बताइए, आप लोग वीडियो को रोक करके कमेंट कर देना है आपको कि इसका सर आंसर ये है। आप ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, फिर देखिए आप कितना आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए मैं इसका भी बताता हूँ। देखिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है। एक फंक्शन है ना। अगेन फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, है ना। तो देखो सिंपल, जो जो डाले हैं वो हम लोग का डोमेन हो जाएगा। इनपुट जो जो हमने दिया है, तो क्या क्या दिए हैं, -1 1 है ना, -3 और 3 ये हमने दिया है। बहुत अच्छी बात। क्या क्या निकला है, तो हमारे पास निकला है, सपोज है ना, हमारे पास निकल के आया है वो 1 और 9 आया है। तो 1 जो 9 निकल के आया है वो हम लोग को क्या है, रेंज है। और कोडोमेन मतलब क्या, पूरा का पूरा सेट बी। तो क्या हो जाएगा 1 4 9 16। तो ये हम लोग का आंसर है। ओए ध्यान इधर देने का, हेलो ध्यान इस, है ना, इधर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। मैं थोड़ा बता रहा हूँ फंक्शन, अभी डिटेल जब पढ़ाऊंगा ना आग लग जाएगी, है ना, इसलिए अभी आग लगाना नहीं चाहता। अभी आपको मैं ITF सिखाने के लिए फंक्शन सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। काफी अच्छा ये टॉपिक है। तो चलिए आइए समझते हैं अपन फंक्शन किसको बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन हम लोग समझ गए, डोमेन समझ गए, कोडोमेन भी समझ गए। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन समझने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला है एकाएकी फलन, वन फंक्शन, या इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। किसी लोग को दिक्कत हो जाता है याद करने में, मैं तो उनको सलाह देता हूँ इंजेक्टिव, है ना। यानी डॉक्टर इंजेक्शन एक एक करके भोंकता है। कभी आप इंजेक्शन लिए कि नहीं लिए हैं ना, तो आपको एक एक करके दिया होगा, एक हमारा ऐसे है ना, तब दूसरा का देता है ना। तो 1 आप याद रखने का तरीका ये याद रख लोगे, इंजेक्शन यानी इंजेक्टिव को 1 बोलते हैं, या हिंदी में एकाएकी बोलते हैं। आप अब डिफिनीशन क्या है इसका सर, एक लाइन में, कोई भी फलन 1 फलन कहलाएगा जब एक का मैपिंग एक के साथ हो। सिंपल, जब कोई भी फलन का मतलब सेट ए का एक एक एलिमेंट का मैपिंग एक के साथ अगर होता है सेट बी में, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 फंक्शन। देखो डिफिनेशन, एक फलन ए, एक फलन एफ, ए से बी में जो है 1 फलन कहलाता है ना। अ फंक्शन इज सेड टू बी 1 है ना। कब, तो भाई केवल और केवल तब जब ए के भिन्न भिन्न अवयवों का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। यानी ये बात याद रखना है, एक एक एलिमेंट का बी में एक एक अगर इमेज आता है तो ऐसे हम लोग फंक्शन को 1 फंक्शन बोलते हैं। या दूसरा डिफिनेशन ये है यार, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना जब फंक्शन चैप्टर नंबर 1 में, तो आपको और डिटेल समझाऊंगा। अभी आप देखिए दूसरा डिफिनेशन ये है कि आप उस फंक्शन में जो भी आपको फंक्शन दिया गया है उसमें आप x1 और x2 डालो। अगर x1 x2 डालने पर
बाहर x1 x2 ही आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई 1 1 है। आपको ये समझ नहीं आए उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको मैं आपको जब पढ़ाऊंगा 1 1 फंक्शन जब चैप्टर नंबर 1 में, तब आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी आप इतना जानिए कोई फलन 1 1 फलन कहलाता है अगर एक का मैपिंग एक के साथ हो, है ना, एक एलिमेंट का मैपिंग एक के साथ हो। देखो आप एक सेट ए है और एक सेट बी है और ये कोई फंक्शन है। देखो ए का मैपिंग ए के साथ है, ए का पी के साथ है, बी का क्यू के साथ है, सी का आर के साथ है, डी का एस के साथ है। क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा सेट ए का एलिमेंट है जो मतलब एक से ज्यादा इमेज है उसका? नहीं है। एक एलिमेंट के एक ही इमेज है सेट बी में, तो इसका मतलब है कि हम लोग बोलेंगे दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1। ये भाई फंक्शन क्या है सर? 1 1 है। क्यों 1 1 है? क्योंकि इसके एक एलिमेंट का इमेज एकक है, मतलब एक का मैपिंग एक के साथ है, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग को समझ में आ गया भाई 1 1 फंक्शन क्या है, ठीक है। अब अपन समझते हैं बहु एकाकी फलन यानी मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन क्या होता है? सिंपल है कि एक फलन ए से बी में बहु एकी फलन कहलाता है या बहु एकाकी फलन कहलाता है। कब? जब केवल और केवल कहलाता है जब 1 1 ना हो। अब 1 1 कब होता है? तो जब एक का मैपिंग एक के साथ हो। एक लाइन में कोई फलन मेनी वन कहलाएगा जब वो 1 1 ना हो, है ना। तो 1 1 कब होता है? जब एक का मैपिंग एक के साथ हो, तो उसको बोलते हैं 1 1। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखो, यहाँ पर दो एलिमेंट का मैपिंग है ना, यहाँ पर सुनना ध्यान से, यहाँ पर दो एलिमेंट है, एक 1 है और एक -1 है, जिसका मैपिंग एक के साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो एलिमेंट का मैपिंग एक के साथ है, यानी कि देख लो मेनी का 1 है, मेनी एलिमेंट का 1 मैपिंग है। तो जब मेनी का 1 एलिमेंट हो ना, मेनी एलिमेंट्स का 1 मैपिंग हो सेट बी में, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। यानी हम लोग इसको बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज व्हाट? तो आंसर है सर मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन भाई ये मेनी वन फंक्शन की क्या क्यों है? क्योंकि ये 1 1 नहीं है। अब जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो मेनी वन होता है दोस्तों। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है आच्छादी फंक्शन, है ना। यह आच्छादी फलन यानी ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, एक लाइन में समझते हैं। तो देखिए कोई फलन ऑन टू कहलाता है अगर बी का प्रत्येक सदस्य, है ना, या बी का प्रत्येक सदस्य न लिख करके यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अवयव, बी का प्रत्येक अवयव किसी ना किसी बिंदु का प्रतिबिंब हो। यानी कि एक लाइन में याद रखना, ये छोड़ो अपना, मेरा सुनो। मेरा मतलब ये है कि कोई फंक्शन ऑन टू फलन कहलाता है जब सेट बी में ये कहूं ना छूटे। जब सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा हो, ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑन टू फलन बोलेंगे। छूट जाए तो नहीं बोलेंगे, सिंपल। फिर से, अगर सेट बी का एक भी एलिमेंट नहीं छूटा ना तो उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन, है ना। तो देखो आप ध्यान से देखो, इसको क्या है कि एक का मैपिंग एक के साथ है, तो क्या सेट बी का एक भी छूटा? क्या आंसर है सर नहीं छूटा। अब जब नहीं छूटा ना तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे साहब? इस फंक्शन को बोलेंगे सर ये ऑन टू फंक्शन है ना। इसमें क्या देखो, इसमें क्या हो रहा है कि ये फलन तो है, ये जो है एग्जाम्पल नंबर 1 मान लो इसको, है ना, ये फलन तो है, ये दोस्तों फलन तो है, लेकिन हम लोग का ये ऑन टू फलन नहीं है। क्योंकि ऑन टू फलन कब होता है? जब इसमें का एक भी ना छूटे। लेकिन यहां पर तो छूटा है, जब यहां पर छूटा हो तो बोलेंगे ऑन टू नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, यानी हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कौन है वो बाद में समझेंगे, जो ऑन टू नहीं होता वो इन टू होता है, खैर उसको अभी हम नहीं ला रहे हैं। आप इतना समझिए ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि सेट बी का छूट गया है। खास बात एक और, ऑन टू का एक और डिफिनेशन है कि अगर जब कभी भी कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए ना तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं सर? तो ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। कैसे देख लो, यहाँ पर कोडोमेन निकाल के चेक कर लो, कोडोमेन निकाल के चेक कर लो, आप कोडोमेन निकाल के चेक कर लो। अरे भाई कोडोमेन निकाल के चेक कर लेते हैं, इधर बताना इसका कोडोमेन। कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा सेट बी। तो देख लो सेट बी में क्या है? ए
बी सी डी। अच्छा रेंज, रेंज मतलब क्या, जो जो मैप्ड हुआ है उसको ही लिखना है। तो बताना मैप्ड क्या क्या हुआ है, ए हुआ है, बी हुआ है, सी हुआ है और डी हुआ है, ये मैप्ड हुआ है। तो इसका मतलब हम लोग का क्या है, तो हम लोग का यहाँ पर देखोगे ना तो कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया, क्योंकि कोडोमेन में भी 4 एलिमेंट है और वही एलिमेंट है जो रेंज में है। तो एक और डिफिनेशन होता है ऑनटू का कि जब कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाए ऐसे फंक्शन को हम लोग ऑनटू फंक्शन बोलते हैं। उम्मीद है आप मजे से सीख रहे होंगे, है ना। बहुत लड़कों को ये सब समझ में नहीं आता, लेकिन आप खतरनाक तरीके से समझ रहे होंगे, ये बात हमें पता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला फंक्शन आता है एकाएकी आच्छादी फलन, वन वन ऑनटू फंक्शन, या इसी को एक और नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एक लाइन में सुनिएगा, कोई फलन वन वन ऑनटू फलन कहलाता है। कब, तो जब वो वन वन भी हो और ऑनटू भी हो। ये याद रखना, कोई भी फलन वन वन ऑनटू कहलाएगा जब वन वन भी हो और ऑनटू भी हो। यानी कि दो फलन अगर है, मतलब कोई फलन है और वो वन वन और ऑनटू को बताना है कि नहीं है, तो हम लोग चेक करना जान गए हैं। लेकिन अगर ये बताना हो कि बाइजेक्टिव है कि नहीं है, तो क्या चेक करना पड़ेगा कि वो वन वन है कि नहीं है और ऑन टू है कि नहीं है। अगर वो फलन वन वन और ऑन टू दोनों हो जा रहा है तो उस परिस्थिति में बोलेंगे कि सर ये हम लोग का बाइजेक्टिव फलन है। तो ये बात याद रखना। आइए समझते हैं। तो देखो, मान लो एक फलन है, ये भी एक फलन है और ये भी एक फलन है ना। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन बाइजेक्टिव है। बोले तो वन वन ऑन टू है, तो दिमाग लगाइए जरा, क्या ये वन वन ऑन टू है क्या? आंसर है सर नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये वन वन नहीं है, क्योंकि इधर का दो एलिमेंट इधर का एक एलिमेंट के साथ मैप्ड है। तो जब इधर का दो एलिमेंट इधर के वन एलिमेंट के साथ मैप्ड हो तो ऐसे फंक्शन को तो हम लोग ऑन टू बोलते ही नहीं है। ऐसे फंक्शन को तो हम लोग ऑन टू बोलते ही नहीं है। बोलते हैं क्या? आंसर है नो। यानी कि हम लोग बोलेंगे सॉरी ऑन टू, मैंने क्या बोल दिया, वन वन ऑन टू नहीं बोलेंगे। क्योंकि वन वन ऑन टू इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई ये वन वन और ऑन टू दोनों नहीं है। वन वन और ऑन टू दोनों क्यों नहीं है? ये ऑन टू तो है क्योंकि इधर का एक भी छूटा नहीं है, लेकिन ये वन वन नहीं है। वन वन क्यों नहीं है? क्योंकि इधर का दो एक के साथ मैप्ड है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यह फलन वन वन और ऑन टू नहीं है, वन वन ऑन टू नहीं है, ये फलन वन वन ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं, है ना। अगला, क्या ये वन वन ऑन टू फंक्शन है क्या? आंसर है नो। क्योंकि वन वन ऑन टू फंक्शन वही होता है जो दोनों होता है, वन वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। वन वन माने एक को, मतलब एक का एलिमेंट एक के साथ मैपिंग होना चाहिए, तबे वो वन वन कहलाई। समझ गई ला? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक का मैपिंग एक के साथ है, एक का मैपिंग एक के साथ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑन टू नहीं है। ये वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू सर? ऑन टू इसलिए नहीं क्योंकि सेट बी का तो छूट गया ना। अब जब सेट बी का छूट गया तो वो ऑन टू कैसे होगा? वो ऑन टू होगा क्या? आंसर नहीं होगा। तो वन टू ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि चूंकि ऑन टू नहीं है इसलिए वन वन ऑन टू नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि यह भी वन वन ऑन टू फलन नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये बात हम लोग को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इस पे आते हैं। क्या ये वन वन ऑन टू है क्या? आप ज़रा वीडियो को रोकिए और पोस्ट करके एकदम माइंड में सोचिए कि क्या ये है। तो आपका अंदर से जो ये दिल है ना, यहाँ से आएगा यस सर है। क्यों? क्योंकि देखो वन वन और ऑन टू भी है, क्योंकि सेट बी का एक भी छूटा नहीं है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया कि यह वन वन एंड ऑन टू दोनों है। यह वन वन एंड ऑन टू दोनों है, इसलिए यह कौन सा फलन है? इसलिए यह एकाएकी आच्छादी फलन है। एकाएकी आच्छादी फलन है। तो ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि ये दोनों हैं इसीलिए एकाएकी आच्छादी फलन है। बात पकड़ में आ रही है ना? एकाएकी आच्छादी फलन है क्योंकि ये दोनों है, वन वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना बात क्लियर हुआ होगा। अब अपने आगे स्टेप को बढ़ाते हैं। स्टेप ये है कि इन्वर्स फंक्शन किसको बोलते हैं? इन्वर्स ऑफ फंक्शन किसको बोलते हैं? एक लाइन में फलन का उल्टा इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये
मान लीजिए कि अगर एफ एक्स बराबर वाई एक फलन है तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स एक प्रतिलोम फलन होगा। मतलब जब कभी भी इनपुट आउटपुट बन जाए और आउटपुट इनपुट बन जाए तो उस परिस्थिति में हम लोग बोलेंगे कि वह एक प्रतिलोम फलन है। ठीक है ना। यानी कि मैंने क्या बोला, एक और बात, खास बात ये नोट करके हम लोग ये डालेंगे, आप स्टार नोट डाल लो कि भाई किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी और केवल तभी निकल पाएगा जब वो फंक्शन क्या हो भाई, तो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो। यानी इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, किसी भी फलन का इन्वर्स तभी निकल पाता है जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो। ठीक है ना। तो आइए अपन समझते हैं कि ये 1 1 और ऑन टू होता है तो ही क्यों निकलता है और स्थितियों में क्यों नहीं निकलता है। तो आपको मैं पहले एक नॉर्मल दिखाता हूं इन्वर्स का एक एग्जांपल। देखिए जैसे एफ ए से बी में है, इस तरीके का है, और एक एफ इन्वर्स इस तरीके का है। आपको मैं समझाता हूं। देखिए ए बी है, एक का मैपिंग ए के साथ है, 2 का मैपिंग बी के साथ है और 3 का मैपिंग सी के साथ है। तो जब हम लोग उल्टा कर देंगे ना, देखिए यहाँ पर क्या है, मैपिंग ऐसे हो रहा है, मैपिंग ऐसे हो रहा है। जब हम इसी मैपिंग को ऐसे उल्टा कर देंगे ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे इन्वर्स फंक्शन। क्योंकि देख लो उलट दिया क्योंकि यहाँ पर देख लो ध्यान से, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर डोमेन अगर हम आपसे पूछें कि भाई डोमेन बताइए ज़रा, तो डोमेन आप क्या बताएंगे, 1 2 3 बताएंगे। जी सर। आप रेंज क्या बताएंगे, तो आप सर रेंज बताने वाले हैं ए कमा बी कमा सी। लेकिन यहाँ पर अगर हम आपसे डोमेन पूछते हैं ज़रा, यहाँ पर कि बताइए कि साहब डोमेन क्या है, अगर मैं ज़रा आपसे डोमेन पूछता हूँ यहाँ पे, तो आप क्या बताएंगे सर, यहाँ पर डोमेन आप बताएंगे 1 2 3, और यहाँ पर रेंज क्या बताने वाले हैं आप, तो यहाँ पर जो रेंज आप बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं ए कमा बी कमा सी। ठीक है ना। क्या बताने वाले हैं, ए कमा बी कमा सी बताने वाले हैं। तो आप अगर गौर से देखिएगा तो आप ये पाइएगा कि इसका जो डोमेन है ना, इस वाले की इसका जो डोमेन है ना, अबे ये किधर गया डोमेन, ये ओ ऐसे ना हो रहा था, ओके मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी इसको मैंने उल्टा लिख दिया। तो ये बात ध्यान रखना, डोमेन मतलब इधर से आ रहा है ना, तो ए बी सी है, ये ए बी सी है और ये रेंज है 1 2 3। आप गौर फरमाइए, इधर ज़रा गौर फरमाइएगा तो आप ये पाइएगा कि डोमेन, यहाँ पर जो डोमेन है ना, ये रेंज के बराबर हो गया। चेक कर लो क्योंकि फलन का डोमेन इनवर्स फंक्शन के रेंज के बराबर हो गया और फंक्शन का रेंज इनवर्स फंक्शन के डोमेन के बराबर हो गया। तो मैं तो वही बोला ना कि जब इनपुट आउटपुट बन जाए, यानी कि जब डोमेन रेंज में बदल जाए, रेंज डोमेन में बदल जाए, तो उसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। यानी कि यह एक क्या है, इनवर्स फंक्शन है, और ये क्या है, फलन है। तो ये तो समझ में आ गया, बेसिक आइडिया हम लोग को समझ में आ गया कि इनवर्स फंक्शन क्या है। लेकिन अब हम लोग ये समझेंगे कि इनवर्स फंक्शन निकलता कब है, किन किन परिस्थितियों में हम लोग प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं, ये समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनवर्स फंक्शन आप तभी निकाल पाएंगे जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। क्या हो, बाइजेक्टिव हो। अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ तो आप इनवर्स निकाल पाएंगे अथवा नहीं निकाल पाएंगे। चलिए आप इसको हम आपको अंदर से फील कराते हैं कि भाई ऐसा क्या कारण है कि 1 1 अगर होगा और ऑन टू दोनों होगा, मतलब बाइजेक्टिव होगा, तो ही हम इनवर्स निकालेंगे और नहीं निकाल पाएंगे दूसरे स्थितियों में। ऐसा क्यों, देखो आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 1 और 2 लेकर के एक फलन लेते हैं। यहां से सपोज ये हम लोग का ए है, सेट ए है और ये सेट बी है और ये एक फंक्शन है। ठीक है ना। और यहां पर भी मैंने एक ले लेता हूं, इधर एक और ऐसे यूं करके, ये फंक्शन अगेन है ए से बी, इस तरीके का है, और इसमें सपोज है ए है, बी है, सी है, डी है, और इसमें 1 2 3 और 4 है। यहाँ पर क्या है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यहाँ पर x है, y है, z है, w है ना, यू करके है। ठीक है, बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात। अब मैं क्या करता हूँ, इसका मैपिंग इसके साथ करा देता हूँ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। बहुत अच्छी बात है सर। अब इसमें कराइए, इसका इसके साथ करा दिया मैंने, इसका इसके साथ करा दिया मैंने, और सपोज इसका इसके साथ मैंने करा दिया और इसका मैंने इसके साथ करा दिया। बहुत अच्छी बात है सर। अब हम लोग ये करने वाले हैं कि
इनमें से किसका इनवर्स निकल पाएगा और किसका नहीं निकल पाएगा, ये अपन देखने वाले हैं, जांच करने वाले हैं कि किसका इनवर्स निकलने वाला है और किसका नहीं है। तो पहले आप सोच करके बताइएगा जरा, इनवर्स का मतलब मैंने क्या बताया? इनवर्स का मतलब मैंने बताया कि उल्टा कर देना। उल्टा कर देना मतलब तीर को घुमा देना। तो तीर घुमा के देखते हैं, तो ये हम लोग का फंक्शन है, ये क्या हम लोग का फंक्शन है। अब मैं ना इनवर्स फंक्शन लिखने जा रहा हूँ। कौन सा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन लिखने जा रहा हूँ, इनवर्स फंक्शन। तो देखना ध्यान से, इनवर्स फंक्शन नंबर 1 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? ध्यान से देखिएगा, ये सेम टू सेम रखेंगे, कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, है ना। ये और ये रखने वाले हैं, ठीक है ना, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है ना। नंबर 1 और 2, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 कोई भी एलिमेंट का मैं चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, सेम एलिमेंट रखने वाला हूँ, ठीक है। इसमें भी मैं वही 2 4 6 8 इधर x y z और w मैं सेम काम करने वाला हूँ, बस तीर घुमा दिया। a भी है और ये f है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी तीर घुमा दिया f, और ये a है और ये b है। जो तीर ऐसे था ना, मैं उस तीर को ऐसे घुमा देता हूँ, क्योंकि अभी बताया इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है तीर को उल्टा कर देना। तो मैं तीर घुमा देता हूँ, ये तीर ऐसे घूम गया, फिर अरे इसका इसके साथ 2 का c के साथ था तो 2 का c के साथ करा दिया, और b का 4 के साथ है, और 4 का अगेन d के साथ है। बहुत अच्छी बात सर। इसका देखो, इसका इसके साथ है, बहुत अच्छा। फिर इसका अगेन इसके साथ है, और इसका इसके साथ है, और इसका इसके साथ है, बहुत खतरनाक। तो ये मैंने क्या किया, सबका ना दोनों का इन्वर्स फंक्शन लाके मैंने लिख दिया। बहुत खतरनाक, बहुत अच्छा किया मैंने। बस सिंपल मैंने क्या किया, इन्वर्स ला करके, मतलब तीर को घुमा दिया, यानी ये फंक्शन है और ये इन्वर्स फंक्शन है, ये फंक्शन है और ये इन्वर्स फंक्शन है। तो अब जरा बताना कि अभी आपको इतना तो समझ है कि भाई ये दोनों फंक्शन है, लेकिन ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये दोनों फंक्शन है कि नहीं है। ये अपन समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दोनों फंक्शन है कि नहीं है। तो जब मैं इस पर आता हूं तो आप मतलब देखते ही कहेंगे कि सर ये तो फंक्शन रहा ही नहीं, ये फंक्शन तो रहा ही नहीं। फंक्शन क्यों नहीं रहा? फंक्शन इसलिए नहीं रहा क्योंकि ये फंक्शन इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर 3 तो छूट गया है ना। तो 3 जब छूट गया तो ये फंक्शन रहा क्या? नहीं, क्योंकि अब फंक्शन ऐसे से ऐसे डिफाइन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया ना। तो इसका एक भी नहीं छूटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो छूटा है। अब छूटा है तो हम लोग बोलेंगे कि यह फलन ही नहीं है, तो बोलेंगे कि भाई ये फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब फलन नहीं है तो इसलिए इसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं है। अब इसको देखते हैं, क्या जब मैंने इसके तीर को बदला तो क्या कोई भी इसमें इफेक्ट आया? क्या फलन ये नहीं रहा? तो आंसर ऐसा बात ही नहीं है, फलन है, अभी भी है। तो मतलब ये बोलेंगे कि भाई ये फलन है, और फलन में भी कौन सा फलन है? प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है। अब अपन और गौर से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि आखिर क्या कारण है कि इसका इन्वर्स नहीं निकल पाया जबकि इसका इन्वर्स निकल गया, मतलब इसका इन्वर्स निकल गया। तो रीजन ये है कि ये फंक्शन 1 1 था ही नहीं। 1 1 है क्या? हाँ 1 1 1 1 नहीं, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। मतलब ये फलन तो 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। चूंकि ये फलन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, इसलिए इसका इन्वर्स नहीं निकला। तो बात पकड़ में आ रही है ना कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और न ही तो ऑन टू है, इसलिए इसका इन्वर्स नहीं निकला। क्योंकि मैंने अभी भी बताया ना, इन्वर्स तभी निकलेगा जब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर दोनों नहीं हुआ तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। पकड़ में आ रही है बात? बहुत अच्छी बात। लेकिन ये देखो तो 1 1 है क्योंकि एक का मैपिंग एक के साथ है, और ऑन टू भी है क्योंकि एक भी सेट बी का छोटा नहीं है, इसीलिए इसका इन्वर्स निकला। तो मैं कब से यही बताना इसकी प्रयास कर रहा हूं कि इन्वर्स किसी भी फंक्शन का केवल और केवल तभी निकलता है जब वह 1 1 और ऑन टू दोनों हो। उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब और आगे बात करते हैं। तो जितना भी फंक्शन से रिलेट करने वाली बातें थी मैंने आपको हर एक चीज बता दिया। अब आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया, फिर आपको मैं समझाऊंगा आईटीएफ के बारे में भी, ठीक है ना। तो मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर भी लेकर जाऊंगा। पहले आपको मैं बेसिक बात बताता हूं, ठीक है ना। बेसिक आइडिया बताने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं, समझते हैं और अच्छे से आप
है ना, समझ पाएंगे, इसमें कोई बवाल करने वाली बात नहीं होगा, आप तुरंत समझ जाएंगे। चलिए देखिए दोस्त, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, दूसरा एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स, तीसरा होता है एफ ऑफ एक्स बराबर टेन एक्स, जो होता है मैं बताते जा रहा हूँ, चौथा होता है एफ ऑफ एक्स बराबर, है ना, कॉट एक्स, और पांचवा जो होता है एफ ऑफ एक्स बराबर आपका हो जाता है सेक एक्स, और जो छठा है वो आपका हो जाता है कॉसेक एक्स। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। तो ये हम लोग का 6 बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी ये 6 हम लोग का होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप ये बात अच्छे से जानते हैं। और आईटीएफ में भी 6 ही होगा, है ना, क्योंकि उसके उल्टा करेंगे तो 6 ही तो मिलेगा ना सर, तो 6 इसमें भी मिलने वाला है। तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं वो भी सीख लो, लिखते कैसे, तो साइन इनवर्स लिखते हैं, या इसी को मैं आर्क साइन भी लिख सकता हूँ, है ना। तो याद रखना, साइन इनवर्स एक्स को ही आर्क साइन बोलते हैं, आर्क साइन एक्स बोलते हैं। ठीक है ना, एफ इनवर्स एक्स बराबर हो गया कॉस इनवर्स एक्स, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्क कॉस एक्स। फिर अगला एफ इनवर्स एक्स बराबर हो गया हम लोग का टेन इनवर्स एक्स, इसी को बोलते हैं हम लोग आर्क टेन एक्स। क्या बोलते हैं? आर्क टेन एक्स। अगला एफ इनवर्स एक्स बराबर हो गया कॉट इनवर्स एक्स, इसी को अपन लोग बोलते हैं आर्क कॉट एक्स। अगला एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू हम लोग का हो गया सेक इनवर्स एक्स, इसी को अपन बोलते हैं आर्क सेक एक्स, है ना। नेक्स्ट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम लोग का लास्ट हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, और इसी को अपन बोलते हैं आर्क कॉसेक एक्स। यानी टोटल इसका भी 6 ही होता है और इधर भी 6 ही होता है, तो आप घबराएंगे नहीं, दोनों का 6 ही है। और बेसिक्स आपको मैं समझा दिया। देखिए क्या करना है वर्क वो हम लोग भी सीखेंगे, लेकिन अभी आपको मैं बेसिक्स आइडिया दे रहा हूँ, और फंक्शन पढ़ाने का कारण इन सबको समझाना ही था मेरा। अब अपन लोग साइन एक्स का भी ग्राफ सीखेंगे और इन सब का ग्राफ सीखेंगे। मैं इन सब का ग्राफ नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको ये क्लास 11 में पढ़ना था, लेकिन मैं इन सारे का ग्राफ बताऊंगा क्योंकि ये क्लास 12 में पढ़ना है ना, तो हर एक चीज बताऊंगा आपको। चलिए आइए अपन शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा और बेसिक आइडिया, है ना, आईटीएफ को लेकर के और बेसिक्स आइडिया मैं बताता हूं कि और बेसिक्स आइडिया क्या है दोस्तों। ठीक है, देखो, और मैं आपको, है ना, क्या बोलते हैं कि मेंटली आपको तैयार कर रहा हूं कि भाई आईटीएफ में करना क्या है। बाद में बनाना सीखेंगे, लेकिन करना क्या है वो सीखते हैं ना, बाद में बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको सिखाता हूं, जैसे कुछ बेसिक्स आइडिया लेता हूं, बेसिक आइडिया, अगेन बेसिक्स आइडिया मैंने ले लिया, क्या है वो समझते हैं। देखिए मान लीजिए आपको मैं बोलता हूं कि सपोज कि आप ना साइन पाई बाई 4 का वैल्यू बताइए, किसका बताइए, तो साइन पाई बाई 4 का बताइए, तो आप कहेंगे कि साहब 1/√2 होता है। बहुत अच्छी बात। मैंने बोला कि साहब आप 10 पाई बाई 4 बताइए, तो आप कहेंगे सर 1 होता है। बहुत अच्छा। फिर मैंने बोला कि सर बताइए कॉस पाई बाई 3, तो आप बताएंगे कि साहब कि कॉस पाई बाई 3 सर 1/2 होता है ना, तो ये बताएंगे। तो कहने का मतलब हमने क्या किया, हमने इसका वैल्यू पूछा था, आप ये बता दिए। ये आपका 10th क्लास में इतना नॉलेज है कि आप बता सकते हैं। एक और बात आपको मैं पूछ लेता हूँ, कॉट पाई बाई 4 पूछ लेता हूँ तो 1, मतलब आपके पास इतना नॉलेज है कि आप इन बातों को बता सकते हैं क्लास 11 के आधार पर और 10th के आधार पर। ठीक है ना, लेकिन अभी मैंने बताया कि आईटीएफ का मतलब क्या है ना, इनवर्स का मतलब क्या, तो डोमेन जब रेंज बन जाए, रेंज जब डोमेन बन जाए तो उसको बोलते हैं इनवर्ज, बोलते हैं ना जी। तो आइए अपन वो भी देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे पूछते हैं साइन इनवर्स 1/√2 बताइए किसके बराबर, तो आपका आंसर आएगा कि जब साइन पाई बाई 4 1/√2 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर पाई बाई 4 होगा। बोला हाँ या ना, सिंपल सा फंडा है कि भाई 1/√2 साइन में कब होता है, पाई बाई 4 होता है। समझ रहा है, उसके उल्टा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम हो रहा है सर। अगर हम आपसे पूछे tan इनवर्स 1 बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे सर पाई बाई 4। क्यों? क्योंकि उल्टा होता है, जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो उल्टा तो काम कर रहा हूं ना मैं इधर। अगला आपसे अगर हम पूछें कि बताइए कॉस इनवर्स
1/2 कितना, तब तुरंत निकाल के कहेंगे कि साहब π/3 होता है। आगे मैं आपको ये भी निकालना सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं आपको तो बेसिक बात बता रहा हूँ अभी, है ना। अगला आपसे मैं पूछते हैं कि भाई cot इनवर्स 1 बताइए, तब बताओगे कि सर cot π/4 अगर 1 होता है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि cot इनवर्स 1 π/4 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे बेसिक आइडिया ITF में क्या होने वाला है। तो सिंपल एक लाइन में ट्रिगो का उल्टा काम होने वाला है इस ITF में। लेकिन आइए हम ये समझते हैं, आप थोड़ा जरा फील करिए, जरा दिमाग लगाइए, क्या 1/√2 केवल π/4 पर ही होता है, या यूं बोले क्या 1 केवल π/4 का ही वैल्यू होता है और किसी का π/4 नहीं होता है क्या 10 में? तो आंसर है सर, आपके माइंड में आएगा कि यस होता तो है, केवल π/4 ही ऐसा वैल्यू नहीं है जिस पर 10 का वैल्यू 1 होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आएंगे जहां पर 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जैसे आपको यूं समझाता हूं, जैसे आपको ये पता है ना sin 0 भी 0 होता है, sin π भी 0 होता है, sin 2π भी 0 होता है। तो मैं वही बोलने वाला हूं कि वैल्यू तो एक ही आ रहा है, यानी आउटपुट तो एक ही आ रहा है, लेकिन इनपुट अलग अलग है, फिर भी आउटपुट एक आ रहा है। तो यहां पर भी मैं वही बोलने वाला हूं कि क्या 1/√2 केवल π/4 पर ही होता है क्या? तो आंसर है आपका आएगा कि नहीं, लेकिन फिर तो अगर ऐसा नहीं है तो π/4 क्यों लिखे? तो इसका बात समझने के लिए अपन गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इसको सीखने के लिए हम लोग सीखते हैं sin x का ग्राफ, फिर मैं सिखाऊंगा इन्वर्स का ग्राफ, फिर मैं आपको कारण बताऊंगा कि ऐसा क्या कारण है कि आंसर इसका केवल और केवल π/4 ही पॉसिबल है ना। प्रिंसिपल वैल्यू है इसका π/4, प्रिंसिपल वैल्यू केवल π/4 ही संभव है और कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकता है, केवल π/4 ही इसका आंसर आएगा। तो ऐसा क्या कारण है, आइए सीखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं आपको ना sin x का ग्राफ समझाता हूं, यानी ग्राफ ऑफ sin x, ग्राफ ऑफ sin x ये समझाने जा रहा हूं कि sin x का की ग्राफ क्या है। तो गौर फरमाइएगा इधर दोस्तों, sin x का ग्राफ आपको मैं समझाऊं तो देखिए तेज मैं आपको बताता हूं sin x का ग्राफ। इतना तो आप पढ़े होंगे कि आपको बता दूं खटखट, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये हम लोग का sin x का ग्राफ तेज बनाता हूं आपको, x डैश है ना, y और y डैश, ये हम लोग का 0 π/2, फिर 3π/2, फिर पाई, एक मिनट ऐसे देखिए 0 90, फिर 90 के बाद अपन लेते हैं क्या, 90 के बाद आपको ले लेते हैं जैसे कुछ भी, जैसे 0 ले लिया, 90 ले लिया, इसके बाद ले लेता हूँ आपका 180 है ना, और फिर 180 के बाद मैं ले लेता हूँ आपका 270 यानी 3π/2, और फिर मैं ले लेता हूँ 360 यानी 2π। सेम चीज़ को मैं इधर ले लेता हूँ -π/2, -π, -3π/2 और माइनस का 2π, ठीक है ना। तो आप इतना समझते हैं इस बात को, है ना। और आपको पता है कि मैक्सिमम साइन 1 देता है और मिनिमम भी -1 देता है, इससे ज़्यादा साइन देता नहीं है। तो ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि -1 से 1 देता है, ठीक है। अब आपको बात ये अच्छे से पता है कि साइन 0 0 होता है, यानी यहीं पर हो जाएगा साइन 0 0 होता है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आता है, बहुत अच्छी बात। लेकिन साइन 90 है ना, f(x) ले लेता हूँ, f(x) बराबर साइन x, f(x) बराबर साइन x। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पर हो गया 1। इसके बाद साइन 90 तो 1, साइन पाई कितना तो 0, यानी यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई 0, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। फिर साइन 3π/2 आपको पता है ना -1 होता है, तो ये बात -1 यहाँ पर आ गया। फिर आपको ये भी पता होगा साइन 2π 0 होता है, ये आप अच्छे से जानते होंगे, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप 11th पढ़ के आए हैं तो ये बात अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है हम लोग का किसका, तो ये हम लोग का साइन x का ग्राफ हो गया, अच्छी बात है ना। अब नीचे सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो जाता है, यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो अगेन आपका ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, यूँ आएगा, है ना। और ये आगे बढ़ते ही जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ रुक जाएगा और ये आगे बढ़ते ही जाएगा, आपको मैं बता दूँ आगे बढ़ते जाएगा।
अब आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, सपोज एक मैं लाइन ड्रॉ करूं, अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं, अगर हम ये वाला लाइन सपोज करिए, आप इसको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसे दो वैल्यूज हैं, यहाँ पर ऐसे दो वैल्यू हैं, यानी कि देखो एंगल सेम है क्योंकि लाइन पैरेलल है तो एंगल सेम बनाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वही सेम एंगल यहाँ पर भी आएगा। मान लो यहाँ पर कुछ भी आया, वही वैल्यू यहाँ पर भी आने वाला है। या यूं समझो ना, यूं समझो साइन 0 भी 0 हो रहा है ना, आप यूं समझो, आप कैसे भी समझ लो, लेकिन समझ लो। ये मान लीजिए ए है, बी है ना, और यहाँ पर साइन एक्स है, मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, मान लो सपोज करो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि 0 जब डाले तो 0 आया, आप जब π/2 डाले तो 1 आया, आप जब 2π डाले तो भी 0 आया, है ना, तो 0 दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब क्या डाले -π डाले तो भी 0 आया। आप क्या देख रहे हो, बेसिकली आप ये देख रहे हो 0 डालने पर भी 0 आ रहा है, π/2 डालने पर भी 1 आ रहा है, और 2π डालने पर भी 0, और -π डालने पर भी 0। यानी बहुत सारे इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है 0। ऐसे ही बहुत सारे हैं जो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा इनपुट है जिसका एक आउटपुट आ रहा है। तो आप ये समझो ना ऐसे कि अब ये तो समझ में आ गया कि भाई साइन एक्स है हम लोग का, और जिसका ग्राफ ये है। अब अपन ये समझते हैं कि क्या इसका इन्वर्स निकलना पॉसिबल है कि नहीं है, यहीं पर आपको समझाता हूं। देखो आप बस एक बात फिट करके रख लो माइंड में कि बहुत सारे इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है, तो इन्वर्स निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, बस उसको पलटी मार दो, मतलब यहां पर ऐसे लिख लो, यानी साइन इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, यानी पलटी मार दो ऐसे। तो देखो ये और ये यहाँ पर 0 है और 1 है, ए है बी है जो कि ऐसे है, और यहाँ पर 0 है, π/2 है, 2π है और -π है। ये इसके साथ मैप्ड हो गया, इसके साथ मैप्ड हो गया, और इसके साथ मैप्ड हो गया, ये इसके साथ मैप्ड हो गया। अब बताना जरा हमें कि क्या ये इन्वर्स फंक्शन है, मतलब क्या ये इन्वर्स फंक्शन है क्या? आंसर नहीं, इन्वर्स फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर एक का बहुत के साथ मैपिंग हो गया, एक एलिमेंट इधर के बहुत सारे के साथ मैप्ड हो गया। अरे तो गजब हुई गवा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि एक एलिमेंट का बहुत सारा मैपिंग हो, एक एलिमेंट का बहुत सारा इमेज हो। ऐसा पॉसिबल है क्या? आप फील करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक एलिमेंट का बहुत सारा इमेज नहीं है। कि जब एक एलिमेंट का बहुत सारे इमेज नहीं होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है, इन्वर्स फंक्शन नहीं है, इन्वर्स फंक्शन नहीं है। क्यों इन्वर्स फंक्शन नहीं है? इन्वर्स फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट का बहुत सारा मैपिंग है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ये तो समझ में आ गया इन्वर्स फंक्शन नहीं है, फिर ये चैप्टर कैसे आ गया? यानी ये तो समझ में आ गया भाई साइन का मतलब जो साइन एक्स है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, तो फिर ये चैप्टर कैसे आएगा? ये चैप्टर कैसे आई गवा? तो ये चैप्टर कैसे आ गया, इस बात को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जबकि रियलिटी में देखा जाए तो इस चैप्टर का तो इन्वर्स निकलना ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हम लोग क्या करें कि हम लोग आगे पढ़ पाए, यानी ऐसा क्या करें कि ये हम लोग का चैप्टर दोबारा से पढ़ पाए, समझ पाए, है ना? तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग सीखेंगे कल के क्लास में कि ऐसा क्या करें कि हम लोग ये आगे पढ़ पाए, ये आगे का क्वेश्चन बना पाए। लेकिन रियलिटी में तो इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग कल सीखेंगे कि इसका इन्वर्स क्यों निकलता है और कैसे निकलता है, ठीक है ना? तो चलिए इस बात को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आपको मैं एक दो चीज़ बता दूँ, जैसा कि आपको पता होगा कि हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं, तो क्लास 12 का पूरा नोट्स प्लस वीडियोज़ लाए हैं, टेस्ट सीरीज़ भी आपको लॉन्च करेंगे जल्द ही ऐप पर, और होमवर्क सोल्यूशन भी मिलेगा, मॉडल पेपर भी आपका सोल्यूशन होगा, और भी बहुत सारे चीज़ आपको मिलने वाले हैं। यानी कि आपको 12th क्लास के लिए तो हल्का बैच लेकर के आया हूँ, और आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं मैथ विजन
चैनल मैथ विजन आपका ऑफलाइन इंस्टीट्यूट का नाम है ना, जिसमें कि आप 8 to 12 तक पढ़ सकते हैं पूरा फुल्ली डेडिकेशन के साथ और हर एक चीज़ का तैयारी कर सकते हैं। जेई, एनडीए और एयरफोर्स नेवी का दोनों मीडियम के लिए है। और 11, 12 और एनडीए जेई वालों के लिए स्पेशल मैथ की है ना पढ़ाई होता है। और 8 to 10 के लिए मैथ और साइंस दोनों होता है। और डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने का बहुत सारे बेनिफिट है, आप ये बात अच्छे से जानते होंगे। और दो जगह ब्रांच है, आप आरा में भी इसका ब्रांच है और गढ़नी में भी है। आरा में आप केवल 11, 12 पढ़ेंगे और गढ़नी में आप 8 to 12 पढ़ेंगे, है ना। तो आपको 10 क्लास का भी जल्दी वीडियो मिलेगा, आपका जूनियर्स होंगे तो बता दीजिएगा। और आपको अगर क्या चाहिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको 2 काम करना होगा। आप DK शर्मा मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप मैथ विजन का एक स्पेशल क्लास 12 के लिए क्या बताऊं, अगर आपको मैं क्लास 12 के लिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल है, आप लिखेंगे टेलीग्राम पर जाकर के मैथमेटिक्स क्लास 12 तो आपको वो चैनल आ जाएगा। आप उस पर ज्वाइन होकर के आपको पीडीएफ वहां पर भी मिल जाएगा। लेकिन ऐप डाउनलोड करने का फायदा ये है कि आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं इस ऐप पे, ठीक है। चलिए इसी अच्छे बात के साथ आज के इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।